आज का लेक्चर 2 है क्लास 10th के लिए और चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मतलब कि इसका हम एक लेक्चर कर चुके हैं और आज इसका ये सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में रिएक्शंस के बारे में जाना था, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एंड केमिकल समीकरण कैसे, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, और हमने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना था कि कितनी तरह से रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से हमने 5 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमने इन सब के बारे में जाना था। फिर हमने इनका एक्सप्लेनेशन देखना, जिसका हमने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन देख चुके थे विद एग्जांपल, हमने बहुत अच्छे से समझा। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को समझा। तो आज के लेक्चर में हम उसके आगे की रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं कि जो बाकी की बची रिएक्शंस है वो किस तरह से होती हैं, है ना। तो आज का हमारा सेकेंड मतलब 5 टाइप्स की थी, जिसमें हम फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं और सेकेंड टाइप की रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मैंने आपको बताया था। कॉम्पोजिशन मतलब जब कोई चीज जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, कोई दो रिएक्टेंट मिलते हैं आपस में तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसका मतलब था कॉम्बिनेशन। तो ये सेम उसी का अपोजिट है। मतलब यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। तो देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या होती है। In these reactions, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product। मतलब एक इसमें रिएक्टेंट होता है जो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में। इसमें ब्रेक होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। तो देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट है, जिसको हमने हीट दी। जब हीट दी, अब किसी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें हीट, कोई पावर, इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो देना ही पड़ता है, कोई फोर्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जब हीट इसमें फ्लो कराते हैं तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। एंड गैसेस निकलती है, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये सल्फर ऑक्साइड और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है। तो हमने देखा कि हमारा जो फेरस सल्फेट है, जब हमने उसमें हीट फ्लो कराई तो वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर ऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड में। तो जब हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हुआ तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको समझ आया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है सिल्वर ब्रोमाइड को, जिसमें सनलाइट फ्लो हुई तो ये किसमें ब्रेक हुआ, सिल्वर में और ब्रोमाइड में। मतलब अलग अलग ब्रेक हो गया, सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रिएक्शन है, above रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का हम लोग यूज फोटोग्राफी में करते हैं। इसका बहुत क्वेश्चन हमेशा आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो आपने देखा ना इस रिएक्शन के थ्रू, हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड कुछ भी हो तो इनको हम फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन के थ्रू आपने समझा कि किस तरह से फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होती है। सिल्वर ब्रोमाइड हमारा ब्रेक होता रहता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर में और ब्रोमाइड में। तो फ्रेंड्स, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा। अब इसी का एक इंपॉर्टेंट नोट और है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हमने लेक्चर फर्स्ट की वीडियो में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। एक केमिकल इक्वेशन जब होती है तो उसमें हीट निकलती है, तो जब हीट निकलती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हीट अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपाउंड को ब्रेक करना है। तो जब कंपाउंड ब्रेक हो रहा है तो हमें हीट देनी पड़ेगी। तो जब हम हीट देते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि सच टाइप रिएक्शन नीड हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन इन सिंपलर फॉर्म। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें उन्हें एनर्जी की नीड होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, लाइक हमने लाइमस्टोन कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट को लिया जिसको संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं। तो जब हमने उसमें हीट दी तो किसमें ब्रेक हो गया, वो क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस हमारी बाहर निकली। ठीक, तो हमने देखा कि ये क्या है, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और एंडोथर्मिक है। ये सभी एंडोथर्मिक एग्जांपल है क्योंकि इन सभी में हीट की जरूरत पड़ी, हमने हीट दी है, इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की है, तभी तो ये ब्रेक हुए, है ना। तो जब ब्रेक हुए तो इन्हें हम दो नामों से जान सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये किसी भी नाम से पूछी जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंडोथर्मिक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सेम रिएक्शन क्योंकि इनमें हीट की हमें मतलब हीट हम खुद प्रोवाइड करते हैं, इनको हीट की नीड होती है तभी तो ये ब्रेक हो पाते हैं। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से भी जानी जाती है, मतलब एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेम एंड डीकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज सेम। तो फ्रेंड्स आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती है और डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी का प्लेस चेंज करना है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर देते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो हटा देता है उसको, द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब उसके कंपाउंड से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है और एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड होता है, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से उसको अलग कर देता है, उसको हटा देता है। आप भी तो लोग ऐसा करते हो, जो बच्चे मतलब क्लास में तेज होते हैं तो वो क्या है, वीक बच्चे को पीछे करके आगे निकल जाते हैं ना, तो वही चीज यहाँ एलिमेंट्स में भी है, जो बहुत मोर रिएक्टिव है, एक्टिव है, जिनके पास पावर ज्यादा है, जो बिल्कुल फुर्तीले रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से हटा देते हैं और आगे निकल जाते हैं, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। जिनके पास पावर ज्यादा है, जो इंटेलिजेंट है, जो एक्टिव रहते हैं, तो क्या सबसे आगे रहते हैं ना, वही हमारी केमिकल इक्वेशंस में है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देती है, उसका प्लेस उसको हटा देती है उस जगह से। तो अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। यहाँ पे देखिए आयरन लिया हमने और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब ये वाटर में इसका सॉल्यूशन बना हुआ है और ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और हमने ये आयरन लिया, तो जब इनकी रिएक्शन हुई तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया। मैंने अभी बताया था ना कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देती है। तो जब अलग कर दिया इन दोनों को, यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो आयरन क्या है, सल्फर के साथ आ गया, मतलब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से अलग हो गया। तो अब ये क्या है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन गया, मतलब अब जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसका कलर जो है फेड हो गया, अब ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन गया। Because copper is more reactive element than because iron is more reactive element than copper. So copper अलग हो गया, तो आयरन मोर रिएक्टिव था तो उसने कॉपर का क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है कॉपर से, तो उसने उसको हटा दिया उसके प्लेस से और खुद उसके प्लेस पे जाके बैठ गया। तो आपने देखा कि आयरन ने सल्फेट को अपने साथ ले लिया और कॉपर को अलग हटा दिया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था। तो हमने देखा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किसमें चेंज हो गया, आयरन सल्फेट में। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे जिंक लिया हमने, फिर सेम वही सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे जिंक ने भी क्या किया, कॉपर से कहा कि तुम हटो यहाँ से, कॉपर को हटा दिया और क्या कौन सा सॉल्यूशन बना लिया, जिंक सल्फेट का, और कॉपर फिर से अलग हो गया बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जिंक भी क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो हियर वी ऑब्जर्व iron and zinc are more reactive element than copper. Then iron and zinc ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट कंपाउंड से कॉपर को हटा दिया, उसका प्लेस चेंज कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कंफ्यूज होने
बस आपको इतना याद रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देते हैं, उसका प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन में। क्या है फोर्थ टाइप हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मतलब वहां केवल एक कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब दोनों कंपाउंड एक दूसरे के प्लेसेस को चेंज कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है एंड बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। अब जब ब्रेक होते हैं ये, इनके आयंस अगर इनको ब्रेक करें तो ये प्लस में और ये माइनस में, इसी तरह से ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इनको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो सोडियम प्लस में ब्रेक होगा और सल्फेट -2, ये आयंस होते हैं इनके। और बेरियम क्लोराइड को जब ब्रेक करेंगे तो ये भी प्लस में और ये माइनस में। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो इस तरह से ही तो बनता है ना, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन जब कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। तो जब हमने इनको आयंस में ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसीलिए मैंने आपको आयंस में ब्रेक करके दिखाया, क्योंकि ये जो सोडियम का आयन है पॉजिटिव वाला वो क्या है, क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तभी क्या बना सोडियम क्लोराइड। मतलब यहाँ पे दोनों के प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। यहाँ देखिए सोडियम क्लोरीन के पास जा रहा है और बेरियम सल्फेट के पास आ रहा है, और बेरियम ने सल्फेट से कंबाइन होकर क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट का क्या है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस तली में बैठ जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेट, हिंदी में औछे। मतलब जब रिएक्शन होती है तो आप देखिए एक व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो जम जाता है, नीचे तली में बैठ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें इसके भी दो नाम हो गए, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए दोनों के प्लेसेस चेंज हो गए ना, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया एंड बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सच रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि सोडियम आयन क्लोरीन के साथ चला गया प्लस माइनस, और यहाँ पे बेरियम प्लस सल्फेट प्लस के साथ मिल गया जाके, मतलब सेम पावर वाले मिल गए। देखिए यहाँ सोडियम प्लस की वैलेंसी भी प्लस है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो दोनों 1 1 वाले मिल गए। और यहाँ सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है और बेरियम की भी क्या है 2 है, तो दोनों मतलब इसमें क्या होता है सेम पावर वाले लोग एक साथ आ जाते हैं। हम भी लोग देखते हैं ना सेम कैटेगरी के लोग ज्यादा कंफर्टेबल एक साथ रहते हैं, वैसे इन्होंने भी कहा कि हम अपनी सेम कैटेगरी में जाके रहेंगे। तो क्या है प्लस प्लस वाले +1 वैलेंसी और 1, मतलब इनकी जो 1 1 वैलेंसी थी वो एक साथ हो गए और 2 2 वैलेंसी वाले एक साथ हो गए, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो जब आयंस का एक्सचेंज हो गया, दोनों रिएक्टेंट के प्लेस चेंज हो गए, तो इस टाइप की रिएक्शन को हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 एलिमेंट के प्लेसेस चेंज हुए हैं। तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक एलिमेंट का प्लेस चेंज हो रहा था, क्योंकि एक उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर रहा था, वहां केवल एक एलिमेंट का प्लेस चेंज हो रहा था। और डबल में क्या है दोनों एलिमेंट के प्लेस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये अपने सेम पावर वाले के साथ फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं, है ना, दोनों ने अपने प्लेस चेंज कर लिए। तो इसको हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सबसे लास्ट रिएक्शन हमारी बची है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कैसा प्रोसेस है। ठीक, हमारी 5 टाइप्स की रिएक्शन थी जिसमें हमने 4 का डिस्कशन कर लिया है। आपको पूरा समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इन इक्वेशंस में, कुछ भी ना समझ आया हो, आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग अपनी लास्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होती है, जब किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट को मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में ऐड हो रहा होगा, किसी कंपाउंड ऐड हो रहा होगा, मतलब जिस एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल रहा होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज,
या फिर लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर उस कंपाउंड से हाइड्रोजन अलग हो रहा होगा। जब हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीजन का आना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। देन रिडक्शन कब होगा, जब जस्ट इसी का अपोजिट आपको देखना है। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा वहां ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होगा, मतलब उस कंपाउंड से ऑक्सीजन अलग हो रहा होगा। एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा किसी एलिमेंट से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का गेन होना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एंड लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब इस चीज को हम अपनी एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया और हाइड्रोजन गैस लिया, हमने इसको हीट जब फ्लो कराई, तो जब हीट फ्लो कराई तो ये क्या है, ब्रेक हो गया, मतलब कॉपर अलग हो गया और इसका जो ऑक्सीजन था वो H2 के साथ चला गया, मतलब गेन किसको हुआ, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन का गेन हुआ ना, इसके पास ऑक्सीजन गया। तो जब जिसको ऑक्सीजन का गेन होता है, जिसके पास ऑक्सीजन जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है कॉपर से, तो जहां से ऑक्सीजन का लॉस होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो जिसने ऑक्सीजन को लॉस किया उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। अब जिस भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होंगे, तो सच टाइप रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ये भी आपको नाम याद रखना है, सभी इक्वेशंस के टू नेम हो गए ना, इनको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी बोल सकते हैं और हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन। इसी तरह से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिया एंड कार्बन लिया, जब इनकी रिएक्शन हुई तो क्या हो गया, ये जिंक और ऑक्सीजन ब्रेक हो गया, मतलब जिंक अलग हो गया और इसका जो ऑक्सीजन था वो कार्बन के पास चला गया, मतलब ऑक्सीजन कार्बन को गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, है ना, और जिंक को लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। तो सिंपल सी बात, अभी आपने देखा जिसको लॉस होता है ऑक्सीजन का वो होता है रिडक्शन, और जिसको गेन होता है ऑक्सीजन का वो होता है ऑक्सीडेशन। तो आपने समझा, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अच्छे से इस लेक्चर को देख लीजिए, समझ लीजिए पूरा। आप अपने नोट्स जरूर से जरूर बनाते हैं, क्योंकि नोट्स की तो हमें जरूरत पड़ती है रिवीजन के लिए, अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए। तो आप चाहें तो पूरा अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप हमारे नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।